सभी को नमस्ते। तो ऐसा सोचा गया था कि हम लोग आपस में कुछ ऐसी चर्चा करें जो आज के दिन कॉलेजेस में एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और हम सबका ध्यान भी जा रहा है उस पे और हम सब किसी न किसी रूप में उसमें शामिल हैं। क्योंकि अभी जैसा निर्देश सरकार की तरफ से मिला है तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को नैक की तरफ से अक्रेडिटेशन लेने की बात है और उसमें सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रयास भी कर रहे हैं और हम सभी मूल्य शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मूल्य शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं। तो नैक में मूल्य शिक्षा का क्या प्लेसमेंट है, नैक में उसे क्या स्थान मिला है, अभी नैक द्वारा जो मूल्यांकन होता है उसमें कितना समावेशित है मूल्य शिक्षा और मानव मूल्य। तो उस पर हम लोग ने सोचा कि इस बार की मंथली मीटिंग में हम लोग उस पर ही चर्चा करेंगे। तो जितनी बातें मुझे ध्यान में आई हैं उतने से मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं शुरुआत में ही बता दूं कि मैं नैक का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, परंतु मुझे अपने यूनिवर्सिटी में नैक के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के क्रम में क्राइटेरियन 7 मिला था और उस क्रम में मेरा ध्यान कई सारे मुद्दों पे गया। और ऐसा तो दिखता ही अपने को कि हर मनुष्य की चाहना ठीक है, समाज के लिए जो नीति बनाने वाले लोग हैं उनकी भी चाहना ठीक है और वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उस क्रम में बहुत सारे मापदंड बनाए जाते हैं। ये और बात है कि यदि हम समझ पे ध्यान न दें तो कई बार उन मापदंडों का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जैसा हमने पहले एक बार मंथली मीटिंग में डिस्कस भी किया था, जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं अगर उसको भी देखें तो 12 एट्रीब्यूट्स में से सिर्फ 5 एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो स्किल से जुड़े हैं और बाकी 7 एट्रीब्यूट्स उससे भिन्न हैं और उसमें भी 5 एट्रीब्यूट्स सीधे सीधे समझ और भाव से जुड़े हैं। ऐसा ही नैक के डॉक्यूमेंट को अध्ययन करते हुए भी मिला। तो उसी क्रम में सोचा गया कि इसको क्यों ना सबके साथ शेयर किया जाए और इसको यदि हम अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं तो उनका भी ध्यान आकर्षण हो पाएगा। तो यदि नैक के कोर वैल्यूज को देखें तो जो एक्रेडिटेशन का फ्रेमवर्क है इसमें 5 कोर वैल्यूज है, 5 कोर वैल्यूज है जो आधारभूत मूल्य है इसमें। तो जैसे एक है कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, दूसरा है फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट्स, तीसरा है इनकलकेटिंग अ वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स, चौथा है प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और पांचवा है क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस। तो ये 5 आधारभूत मूल्य हैं जिसको समावेशित किया गया है नैक में। और इसमें देखें तो जो तीसरी बात है कोर वैल्यू के रूप में वो सीधे सीधे वैल्यू एजुकेशन से जुड़ता है, यानी कि नैक में भी ह्यूमन वैल्यूज को, वैल्यू सिस्टम को, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, वैल्यू इनकलकेशन को एक कोर वैल्यू के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में रखा गया है। और यदि इसको हम आधार बना के चलते हैं तो बाकी चीजें भी किस प्रकार ठीक होंगी उनकी भी हमें समझ बनती है। जैसे अगर हम कहें कि नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें तो नेशनल डेवलपमेंट का सही स्वरूप क्या होगा वो हमें यहाँ से स्पष्ट होता है। यदि हम मानव लक्ष्य के अर्थ में अपने देश के विकास को तय करते हैं तो हम सही मायने में देश का विकास कर पाएंगे। जो ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज करनी है, हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है, तो अगर हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के भाव के साथ अगर बच्चों में कॉम्पिटेंसी डेवलप करते हैं तब वो सही मायने में समाज के लिए उपयोगी हो पाएंगे। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग क्या होगा ना? जैसे ये बात हो रही कि प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी तभी ठीक से स्पष्ट होता है जब हमें वैल्यू सिस्टम स्पष्ट होता है। और एक्सीलेंस भी क्या है ना, हम लोग कई बार बात करते हैं एक्सीलेंस एंड कंपटीशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो एक्सीलेंस क्या है, श्रेष्ठता क्या है, ठीक, ये भी स्पष्ट हो पाता है। तो ये दिखता है अपने को कि अगर इन कोर वैल्यूज को हम एड्रेस करें और उसको हम ये जो वैल्यू सिस्टम है उसको हम ठीक से ध्यान में रखकर एड्रेस करें, हम सही से इसको पूरा कर पाएंगे। इसका चाहना तो बिल्कुल ठीक है, जो अपेक्षा है नैक की कि जिस दिशा में कॉलेजेस आगे बढ़े वो तो ठीक है ना, हम उसको कितने ठीक से पूरा कर पाते हैं वो मुख्य मुद्दा है। और यदि हम इसको सही दिशा में सदुपयोग करते हैं इससे हमारा भी विकास होगा, बच्चों का विकास होगा, पूरे संस्थान का विकास होगा और ये संस्थान जिसमें हम अभी कार्यरत हैं पूरे देश के विकास का एक पिलर बन पाएगा कि नहीं। तो अगर इसमें देखें तो कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, उसका एक फ्रेमवर्क है जिसमें 7 क्राइटेरिया है। जो पहला क्राइटेरियन है वो करिकुलर एस्पेक्ट्स का है, दूसरा क्राइटेरियन टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन का है, तीसरा क्राइटेरियन रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन का है, चौथा क्राइटेरियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज का है, पांचवा स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन का है, छठा क्राइटेरियन गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का है,
और सातवां जो क्राइटेरियन है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का है। तो अगर बहुत बारीकी से देखा जाए, मौलिकता के साथ देखा जाए, तब तो ये सारे क्राइटेरिया जुड़े ही हैं किसी न किसी रूप में। कोई डायरेक्टली जुड़ा है, कोई इनडायरेक्टली, थोड़ा सा कोई और ज्यादा इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो बट इन सातों क्राइटेरिया में देखें तो पाएंगे क्राइटेरियन 1, 2, 3 एंड 6 इसमें ठीक से समावेशित है, और क्राइटेरियन 7 को देखें तो पूरा का पूरा ही समावेशित है। तो हम इसके कुछ सब क्राइटेरिया को देखेंगे और देखेंगे कैसे रिलेटेड है, कैसे जो हम लोग बात वैल्यू एजुकेशन के टर्म्स में कर रहे हैं वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करने में सहयोग करता है। और यदि ये ध्यान मैनेजमेंट को भी चला जाए कि अगर हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को टारगेट करते हैं, वैल्यू बेस्ड लिविंग को टारगेट करते हैं, तो नैक के मापदंडों पे पूरा पढ़ना हमारे लिए और सरल और सहज होगा, क्योंकि उनकी चाहना भी ठीक है ना। अपेक्षा यही है कि सही दिशा में बच्चों का विकास हो, फैकल्टी का विकास हो, वातावरण का विकास हो। तो अगर ये हमारे ध्यान में आता है तो हम इन क्राइटेरिया के लिए जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो इन मुद्दों को ध्यान में रख के कर सकते हैं और ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। और यदि कोई कॉलेज ये टारगेट करता है कि हमें 2 साल 3 साल बाद नैक में जाना है और हमें एक्रेडिटेशन लेना है, अच्छे पॉइंट्स लेने हैं, तो आज से ही इन मुद्दों पे काम शुरू कर सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हमें सिंपली एक डॉक्यूमेंट बनाकर सबमिट कर देना है, बल्कि उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जो आधारभूत काम है, जो लोगों की मानसिकता तैयार होनी है, जो जमीनी स्तर पे काम होना है, जो उसके लिए फंड्स एलोकेट होना है, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना है, उन सब पे ठीक से ध्यान दिया जा सकता है। तो हम लोग इसको बारी बारी समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैट्रिक्स को देखें और जो की इंडिकेटर्स को देखें जो बनाए गए हैं इन क्राइटेरिया के लिए, तो 3 भागों में संस्थानों को रखा गया। यूनिवर्सिटीज है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस है और अफिलिएटेड या कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस है। और फिर इनमें जो प्रोग्राम चलते हैं वो यूजी और पीजी के प्रोग्राम चलते हैं। तो क्राइटेरिया देखें तो 7 सभी के लिए है, जो अभी हम लोगों ने बात किया, 7 क्राइटेरिया सभी के लिए है। अब हर एक क्राइटेरिया के अंदर कुछ सब क्राइटेरिया है जो की इंडिकेटर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे यदि क्राइटेरियन 7 को देखें तो उसके अंदर 7.1, 7.2 और 7.3 है। और 7.1 के अंदर देखें तो 7.1.1 से लेकर 7.1.11 तक ऐसे और सब क्राइटेरिया बनाए गए हैं। तो अगर इन सबको जोड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि इन क्राइटेरिया के जो सब क्राइटेरिया है वो इस प्रकार है। 34 है यूनिवर्सिटीज के लिए, 34 ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए, अफिलिएटेड या कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में यूजी के लिए 31 ऐसे की इंडिकेटर्स हैं और पीजी के लिए 32 की इंडिकेटर्स हैं। जो मैट्रिक्स है उनको 2 भाग में रखा गया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में ये होता है कि हमें लिखित रूप में कुछ बातें शेयर करनी होती हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं, 500 शब्दों में, 1000 शब्दों में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं जिसमें हम विस्तार से बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और जो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स होते हैं उनमें नंबर्स देने पड़ते हैं, आपने कितने इवेंट्स किए, क्या परसेंटेज है, क्या रेशियो है इत्यादि, कितने नंबर्स में बच्चों की ये उपलब्धि दिखाई देती है इत्यादि। तो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में देखें तो यूनिवर्सिटीज के लिए 36 ऐसे क्वालिटेटिव मैट्रिक्स हैं, ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए 35 मैट्रिक्स हैं, एफिलिएटेड या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में यूजी प्रोग्राम्स के लिए 35 ऐसे मैट्रिक्स हैं और पीजी प्रोग्राम्स के लिए 36 मैट्रिक्स हैं। और यदि क्वांटिटेटिव में देखें तो यूनिवर्सिटीज के लिए 79 मैट्रिक्स है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए 72, एफिलिएटेड या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के लिए यूजी प्रोग्राम्स में 58 और पीजी प्रोग्राम्स में 60 ऐसे दिखाई देता है। और यदि इन सबको काउंट करके टोटल किया जाए तो इस प्रकार से दिखता है कि यूनिवर्सिटीज के लिए ऑल टुगेदर 115 मैट्रिक्स है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए 107 मैट्रिक्स है, यूजी प्रोग्राम्स जो एफिलिएटेड या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में है उनके लिए 93 और पीजी के लिए 96। इस प्रकार से मैट्रिक्स की संख्या दिखाई देती है। अब इन की इंडिकेटर्स को एक्सपैंड करके देखें तो जैसे जो पहला इंडिकेटर है, पहला क्राइटेरिया है करिकुलर एस्पेक्ट्स। तो उसमें इस तरह से 5 की इंडिकेटर्स हैं, करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, करिकुलर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम एनरिचमेंट एंड फीडबैक सिस्टम। अब इन सारे के लिए यूनिवर्सिटीज के लिए या ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए या अफिलिएटेड या कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस के लिए पॉइंट्स रखे गए हैं। तो इसमें अगर 1.3 को देखें तो करिकुलम एनरिचमेंट के तहत कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जो वैल्यू एजुकेशन से कनेक्ट होते हैं, हम लोग उसको स्टडी करेंगे इस प्रकार से। वैसे ही टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन में देखें तो उसके तहत जो की इंडिकेटर्स हैं, पहला स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल, देन केटरिंग टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी, देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी, इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स,
स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, और इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इससे काफी जुड़ता है। वैसे तो बहुत ही इनडायरेक्टली अगर देखेंगे तो ये सारे ही जुड़ते हैं। जैसे अगर आप टीचर के क्वालिटी की बात करें तो उसमें फैकल्टी डेवलपमेंट जरूरी है, इवैल्यूएशन प्रोसेस की बात करें तो उसमें इसका समावेश होना जरूरी है। तो जहां हमें लगता है कि ये सीधे सीधे जुड़े हैं उस पर हम लोग अभी ज्यादा बात रखेंगे, और वैसे इनडायरेक्ट रेफरेंसेस तो हमें हर जगह दिखाई देंगे। वैसे स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन बेहतर होगा यदि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगा, वैल्यू बेस्ड लिविंग होगा। फिर यदि रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन में देखें तो इसके तहत ये 7 की इंडिकेटर्स है। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड फैसिलिटीज, रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च, इनोवेशन इकोसिस्टम, रिसर्च पब्लिकेशंस एंड अवार्ड्स, कंसल्टेंसी, एक्सटेंशन एक्टिविटीज एंड कोलैबोरेशन। इसमें एक्सटेंशन एक्टिविटीज काफी हद तक उसमें मूल्यों का समावेश है, वैल्यू एजुकेशन का समावेश है, क्योंकि संस्थान सिर्फ संस्थान के अंदर बच्चे या स्टाफ या फैकल्टी के डेवलपमेंट के लिए काम ना करे, परंतु आसपास के समाज के लिए भी काम करे। और आज के दिन देखें तो सरकार की अपेक्षा है या आईसीटी की अपेक्षा है कि कॉलेजेस अपने कैंपस से बाहर निकलकर समाज के लिए भी काम करें, चाहे गांव को उत्थान के लिए काम करें या आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लें या टीबी पेशेंट्स को गोद लें और उनको उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें आदि। इस तरह के बहुत सारे एक्सटेंशन एक्टिविटीज की संभावना है, और यदि हम इन पे ध्यान देते हैं तो बच्चों के अंदर सही संस्कार विकसित होगा। जहाँ बच्चे आज के दिन सिर्फ करियर, प्लेसमेंट, पैकेज, मौज मस्ती इन पे ध्यान देते हैं, इससे निकलकर बच्चों का ध्यान इन दिशाओं में जाता है। और ये हमने एक प्रयोग पूर्वक भी देखा। जैसे आईआईटी कानपुर में जब पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ एक्सटेंशन एक्टिविटी चलती थी, आसपास के गांव के साथ बच्चों के साथ काम करते थे, और हम में से जितने भी साथी वहां से निकले, हम सब लोग कहीं ना कहीं इन्हीं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। तो ये एक अच्छा संयोग रहा। तो जो बच्चे इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उन तक एजुकेशन के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से यदि कोई सही वस्तु जाती है तो उनका ध्यान आकर्षण हो पाता है, और बच्चे कहीं ना कहीं हर कॉलेज में लगे हुए हैं। हमने देखा कि बच्चे स्वेच्छा से ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज को रन करना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं। कई बच्चों का संस्कार इस प्रकार का रहता है कि ऐसे एक्टिविटीज को खड़ा करने में उनकी काफी रुचि भी रहती है। तो वो बच्चे भी हमें मिल पाते हैं, और इस तरह की चीजों पर ध्यान देने से आसपास के समाज का उपकार भी होता है ना, व्यवस्था में भागीदारी भी होती है। कई बार जो हम लोग बात कहते हैं कि स्वयं में व्यवस्था और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, तो संस्थान स्वयं में कैसे एक व्यवस्था बने और आसपास के समाज के साथ, प्रकृति के साथ भागीदारी कर पाए, उसमें इन एक्टिविटीज का काफी योगदान रहता है। चौथा, अगर क्राइटेरियन देखें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, तो इसमें बेसिकली फिजिकल रिसोर्सेज की बात हो रही है, फिजिकल फैसिलिटीज की बात हो रही है, तो इसको सीधा सीधा जोड़ पाना तो थोड़ा कठिन होगा। तो इसमें देखें तो जो 4 की इंडिकेटर्स है, फिजिकल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी एज ए लर्निंग रिसोर्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन मेंटेनेंस ऑफ कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके तहत फिर ये पॉइंट्स का एलोकेशन है। वैसे ही स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन में देखें तो स्टूडेंट का सपोर्ट कैसे प्रोवाइड किया जाए, प्रोग्रेशन कैसे हो, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज, एलुमनाई एंगेजमेंट, ये किसी रूप में तो जुड़ता है बट बहुत सीधे सीधे नहीं जुड़ता, इसलिए इसको अभी यहाँ शामिल नहीं किया है। फिर गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट देखें तो इसके तहत 5 की इंडिकेटर्स है। पहला है इंस्टीट्यूशनल विजन लीडरशिप। तो उसमें मुझे ह्यूमन वैल्यूज का काफी इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है, क्योंकि कॉलेज अपना एक विजन सेट करता है, मिशन सेट करता है, और यदि वो विजन, वो मिशन वैल्यू बेस्ड है ना, वो मानव लक्ष्य को केंद्र में रखकर है, तो धीरे धीरे संस्थान में काफी प्रगति होती है और संस्थान का वातावरण हार्मोनियस होता जाता है। तो जब भी इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप की बात होती है, विजन की बात होती है, उसमें इसका समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। फिर उसका एक स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट है, जो बेसिकली इससे निकलता है ना, क्योंकि विजन जितना स्ट्रांग होगा उतना, या जितना बढ़िया होगा, जितना ह्यूमेन होगा, उतना अच्छा हम उसको डिप्लॉय कर पाएंगे। फिर फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटजी, इसमें फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसमें भी काफी हद तक समावेश है मूल्यों का। फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, और फिर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, IQAC जो सर्कल बनता है ना, उसमें भी इसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं, बहुत ही थोड़ा इनडायरेक्ट रहेगा। 7वां अगर क्राइटेरियन देखें इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो इसमें 3 की इंडिकेटर्स हैं, और ये बहुत सही ढंग से जुड़ते हैं ह्यूमन वैल्यूज के साथ। इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस। तो इसको हम कितना इस अर्थ में प्लेस कर पाते हैं,
जैसे अगर 7.3 की बात करें इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस, तो जो यूपी का टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसमें ह्यूमन वैल्यूज पे जिस तरह से अनवरत पिछले 14 सालों से काम हुआ है या 13 सालों से काम हुआ है, उसको रखा गया है। और ऐसी अपेक्षा है कि क्योंकि एक बहुत ही डिस्टिंक्ट काम हुआ है, और ऐसे धीरे धीरे कई कॉलेजेस इमर्ज हो सकते हैं जहां डिस्टिंक्टिवली वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड लिविंग के लिए काम हो रहा है। तो ये संभावना है। तो अब उनकी थोड़ा अगर डिटेलिंग करें तो क्राइटेरियन 1 के तहत अगर हम की इंडिकेटर्स को देखें तो 1.3.1 में ये बात है कि इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेट्स क्रॉस कटिंग इश्यूज रेलिवेंट टू प्रोफेशनल एथिक्स, जेंडर, ह्यूमन वैल्यूज, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इनटू द करिकुलम। तो इसमें काफी स्कोप है काम करने का। तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे बच्चों का एथिकल कंडक्ट इंश्योर हो, कैसे जेंडर इक्विटी पे बात हो, कैसे जेंडर को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रुके, डिफरेंशिएशन होता है वो रुके, ह्यूमन वैल्यूज कैसे इनकलकेट किए जाए, वातावरण के प्रति कैसे सजगता बने, और कैसे सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर कोर्सेज डेवलप हो, है ना। कोर्सेज पढ़ा भी रहे तो ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाए जो सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखें। तो इसका वेटेज देखें तो 5 मार्क्स का है, और इसमें हम लोग ऐसे एक्टिविटीज को सजेस्ट कर सकते हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग एसआईपी। तो मुझे लगता है अभी तो एआईसीटी के तहत जितने भी कॉलेज हैं वो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं, और बच्चों को कैंपस में आने के साथ ही एक कॉलेज का वातावरण से परिचय हो जाता है कि किस तरह कॉलेज का वातावरण बना हुआ है, कैसे इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो एसआईपी में बिल्कुल इसको शामिल कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में जो मैंडेटरी कोर्स एआईसीटी ने किया है उसको शामिल कर सकते हैं, फिर माइनर डिग्री कोर्सेज को शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं जिसमें इन मुद्दों पे बात हो ही रही है। फिर नंबर ऑफ वैल्यू एडेड कोर्सेज फॉर इम्पार्टिंग ट्रांसफरेबल एंड लाइफ स्किल्स ऑफर ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो जो वैल्यू एडेड कोर्सेज होते हैं वो उनका क्राइटेरियन ये होता है कि कम से कम 30 घंटे बच्चे लगाएं। तो हम ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ऐसे वैल्यू एडेड कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ को लेकर 30 घंटों का एक कोर्स डेवलप किया जा सकता है, और आज की देखिए तो अपने पास पर्याप्त कंटेंट है। कई कॉलेजेस में ये प्रयास भी हुआ है कि बच्चों के साथ हॉस्टल में शाम को समय लगाया जाए। जैसे यूपी में गाजियाबाद में एक गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ अपने साथी गोपाल बाबू कार्यरत है, और कॉलेज ने ये मन बनाया है कि हम हर बच्चे के साथ शाम को वर्कशॉप करेंगे। तो 2 से ढाई घंटे का समय लगाते हैं, और इससे ज्यादा ही समय लगाते हैं। तो इसको एक वैल्यू कोर्स के रूप में रख सकते हैं कि बच्चों के साथ वैल्यू एजुकेशन पे जो इंडक्शन प्रोग्राम में बात हुई वो तो है ही, जो मैंडेटरी सेकेंड ईयर का कोर्स है वो तो है ही, उसके अलावा कैसे उनके जीने में आए उसको लेकर कुछ कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं इवनिंग आवर्स में, मॉर्निंग आवर्स में। मॉर्निंग आवर्स में जहाँ पे हॉस्टल है, बच्चों के साथ योग आधारित कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, प्राकृतिक स्वास्थ्य आधारित कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें देखें तो सस्टेनेबल इंजीनियरिंग को लेकर ना, अस्तित्व किस तरह से अस्तित्व पूर्वक है, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का सदुपयोग हो सकता है, इसको भी लेकर बहुत सारे कोर्सेज बना सकते हैं। तो ये काफी है, तो सोचना शुरू करेंगे तो ऐसे वैल्यू एडेड कोर्सेज को अधिक से अधिक हम डेवलप कर सकते हैं। और अभी जितना कंटेंट अपने पास है खासतौर पर माइनर डिग्री कोर्सेज के साथ, तो उसके कुछ मॉड्यूल्स को लेकर ऐसे कई सारे कोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, ठीक है ना। मूल्य शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों के हॉस्टल में लिविंग को लेकर कि कैसे हम हेल्थ एंड हाइजीन को इंश्योर करें, कैसे हम परस्परता में जस्टिस यानी अच्छा व्यवहार इंश्योर करें। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज डेवलप हो सकते हैं। वैसे ही अदर क्राइटेरियन 1 में ही यदि देखें तो एवरेज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द कोर्सेज अंडर 1.3 टू 1.3.2 जो ऊपर दिया हुआ है इसके तहत, तो हम इसमें कितने कोर्सेज इम्पार्ट कर रहे हैं, कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, इनका एक डेटा देना होता है। तो कितने बच्चों ने एक वर्ष में ये सारे कोर्सेज किए। तो अगर इस पे प्रोएक्टिवली काम किया जाए, समय रहते काम किया जाए, और यदि अपने को लगता है कि कुछ समय बाद हमें नैक में जाना है, तो 2 वर्ष 3 वर्ष का समय लेकर बहुत विधिवत इस काम को किया जा सकता है, और लगभग सारे बच्चे इससे गुजर सकते हैं। और यदि मैनेजमेंट को यह स्पष्टता बनती है कि इससे नैक में भी पॉइंट्स मिलते हैं तो उनका उत्साह भी बनेगा, क्योंकि आप देखें इसमें 10 पॉइंट्स हैं, कितने बच्चे इससे गुजरे। तो उसके आगे देखें तो क्राइटेरियन 2 में 2.3.1 में है कि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स सच एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, participative learning and problem solving methodologies and they are used for enhancing learning experiences। तो अभी कई बार ये होता है कि जब हम बच्चों के साथ
टीचिंग पेडागोजी पे बात करते हैं और उसको हम डेवलप करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा कई बार जो अप्रोच होता है वो प्रिस्क्रिप्टिव होता है। अधिक से अधिक हम प्रिस्क्राइब करते हैं, डिक्टेट करते हैं और बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करने देते उनको कई बार। तो यहाँ पे स्कोप है कि अगर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन होते हैं, फैकल्टी के अंदर एक भाव आता है कि दूसरा मेरे जैसा है, भले स्टूडेंट है परंतु मेरे जैसा है, उसमें भी वही पोटेंशियल है, उसका वही पर्पज है, उसके समझने का वही प्रोग्राम है जो मेरा है। तो एक सहज रूप से फैकल्टी के अंदर बच्चों को कैसे साथ लेकर स्टडी करना है और करवाना है, ये एक मानसिकता बनती है। तो जो भी हम कंटेंट रखने वाले क्लास में उसको प्रपोजल बेस्ड रखेंगे, एक प्रस्ताव के पूर्वक रखेंगे। ऐसा नहीं कि चूंकि बुक में लिख दिया गया इसलिए सही है और आपको मान लेना है ना, बच्चों को वेरीफाई करने का अवसर देंगे। तो ये हमारे अप्रोच बन जाता है, मेथोडोलॉजी बन जाती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आज के दिन डिजाइन थिंकिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। एसेंशियली उसमें देखें तो क्या है कि हमारा जो अप्रोच हो वो सोल्यूशन सेंट्रिक हो, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक। तो कोई समस्या सामने आती है, हम सोल्यूशन डिजाइन करें, तो हमारा एक पूरा एटीट्यूड बन जाए, प्रवृत्ति बन जाए, हमारा एक अभ्यास हो जाए कि समस्या सामने आती है तो हम तुरंत समाधान पे विचार करते हैं, न कि समस्या कितनी विकराल है, समस्या कितनी क्लिष्ट है, उसको लेकर हम शिकायत से भर जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखें तो ऐसे मेथडोलॉजी को यदि हम इंक्लूड करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग में, तो उसको हम मेंशन कर सकते हैं कि हम इस प्रकार से चलते हैं। जैसे ट्यूटोरियल सेशंस है, हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि आप प्रॉब्लम्स रखिए और आप में से कोई इसको सॉल्व करेगा और हम लोग मिलकर एक्सप्लोर करेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, इसमें क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि जो बुक में दिया गया तरीका है उससे बेहतर तरीके बच्चे निकाल कर लाए। कई बार ऐसा होता भी है ना? कोई एल्गोरिदम लिख रहे हैं और जो एल्गोरिदम आपने प्रपोज किया उससे बेहतर एल्गोरिदम निकल कर आता है अगर बच्चे मिलकर कुछ डिजाइन डिजाइन करते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं। तो वैसे ही अगर आगे देखें तो जो स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करने की बात है फॉर एकेडमिक एंड अदर रिलेटेड इश्यूज, तो SIP हम लोग बात करते ही हैं कि मेंटर्स बने, फैकल्टी भी मेंटर हो, बच्चे भी मेंटर हो अपने जूनियर बैचेस के लिए। तो ये भी SIP में जो इंट्रोडक्शन होता है इस चीज का, वो पूरे जो बच्चों का एकेडमिक प्रोग्राम है, 4 साल का हो 2 साल का हो, उसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं और उसके भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो SIP में जो मेंटर मेंटी प्रोग्राम बनता है उसका काफी मेजर रोल है यहाँ पे। फिर क्राइटेरियन थीम में देखें, फिर रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टू मेंटर, इस पे बात हो गई। देन एक्सटेंशन एक्टिविटीज इन द नेबरहुड कम्युनिटी, ये क्राइटेरियन 3 में शामिल है। इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एंड सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स टू सोशल इश्यूज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो अगर हम ये प्रस्तावना लेके जाते हैं, एसेंशियली हम अखंड समाज चाहते हैं, सार्वभौम व्यवस्था चाहते हैं, तो उस अर्थ में कौन कौन से सामाजिक मुद्दे हैं उसको हम फिगर आउट कर सकते हैं और समाज का सर्वांगीण विकास कैसे हो इसको हम वर्कआउट कर सकते हैं और उसमें बच्चों को फिर इन्वॉल्व कर सकते हैं। वैसे इनका माइक ऑन है। तो ऐसे एक्सटेंशन एक्टिविटीज, तो कॉलेज के बाहर का जो वातावरण है, इसमें गांव है, प्रकृति है ना, आसपास के लोग हैं। कई बार ऐसा भी होता है शहरों में कॉलेज है तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है कि बच्चे जो क्लासरूम इनपुट ले रहे हैं उसको जाकर वहाँ वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं आसपास के लोगों के लिए। कॉलेज गांव को गोद लें एक्सटेंशन एक्टिविटी के रूप में, आंगनबाड़ी केंद्रों पे बच्चे जाएं या वृद्धाश्रम है, अनाथालय है, ऐसे जगहों पे जाएं। और बच्चे काफी इसको पसंद करते हैं, जब जाते हैं तो उनको भी अपना समय लगाना वहाँ काफी काफी उपयोगी लगता है। और आप कई बार देखें कि कुछ बच्चे निकल आते हैं ऐसे कार्यक्रमों में जो आपके क्लासरूम में बैठे बिल्कुल मूक बने हुए हैं, आपकी बात को ध्यान से सुन भी रहे हैं कि नहीं, आपको तय नहीं हो पाता, बट ऐसे एक्टिविटी जब सामने आते हैं तो उसका सीधा सीधा उनको फलन दिखाई देता है, काफी उत्साहित होते हैं। तो ये बिल्कुल संभव है। वैसे नंबर ऑफ एक्सटेंशन आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग दोज थ्रू NSS या NCC, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज। तो NSS में तो खास तौर पे देखें तो ये सारे कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। इस पे 12 पॉइंट्स है, भी क्राइटेरियन 3 के तहत है। तो इसमें भी अगर हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में कुछ योजना कार्यक्रम बनाते हैं और उसका पहले कॉलेज के स्तर पर पूरा एक स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं कि ये सारी संभावनाएं जो हम कर सकते हैं। हम पेड़ लगाएं, हम आसपास के बच्चों को शिक्षा दें, हम स्वास्थ्य पे शिविर करें, हम प्रौढ़ शिक्षा के लिए काम करें, वृद्धाश्रम में हम वृद्धों की सेवा के लिए काम करें,
अनाथालय जाकर हम बच्चों के साथ समय बिताएं, है ना। या कई बार ऐसा भी होता है महिलाओं के लिए संस्थान चल रहे हैं, वहां जाएं, हमको उनके साथ ऐसे सेशंस कंडक्ट करें जो उनको, उनमें समझ विकसित हो, सही भाव विकसित हो और राहत पाए, आराम पाए। तो ऐसे बिल्कुल पॉसिबल है ऐसे एक्टिविटीज, है ना। इस पर ध्यान देंगे तो काफी स्कोप दिखाई देगा। वैसे ही देखें तो क्राइटेरियन 6 में विजन और मिशन की बात है, तो यहाँ पे एक मेजर रोल है, 5 पॉइंट्स इसके लिए कि इंस्टीट्यूशन हैज अ क्लियरली स्टेटेड विजन एंड मिशन व्हिच आर रिफ्लेक्टेड इन द एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस। तो विजन और मिशन में हम इसको देख सकते हैं कैसे कॉलेज का विजन मियरली स्किल्स इंपार्ट करना ना हो, बल्कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो, वैल्यू बेस्ड लिविंग हो। अभी बहुत कम ही कॉलेज ऐसे मिलते हैं जो ऐसा विजन रख के चलते हैं, और यदि हम ऐसा कुछ विजन रखते हैं तो पूरे कॉलेज के वातावरण पे उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विजन से ही मिशन, मिशन से ही ऑब्जेक्टिव तय होते हैं, और फिर वहीं से आप देखें कि हमारे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स आउटकम भी तय होते हैं। तो ये काफी कनेक्टेड है। आप देखेंगे नैक में, एनबीए में सबसे पहले विजन और मिशन को डिफाइन करने की बात होती है कि पहले इस पे बात हो, इस पे काम हो, और इस पे सटीकता से काम करने की जरूरत है। इनफैक्ट देखने में तो ये एक लाइन का स्टेटमेंट होता है, परंतु इस निष्कर्ष से पहुंचने में कई लोगों की समितियां बनती हैं और वो काफी मंथन करते तब जाके इसे पहुंच पाते हैं। तो उन समितियों में अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने वर्कशॉप किया है या वर्कशॉप ले रहे हैं, वेल एजुकेशन सेल के हेड हैं, यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, कॉलेज के कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनका एक सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है इसमें। वैसे क्राइटेरियन 6 के तहत देखें तो इफेक्टिव लीडरशिप इज रिफ्लेक्टेड इन वेरियस इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस सच एज डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो एक तरफा होते हैं, तो कई बार उसको लोग शासन के रूप में लेते हैं, क्योंकि अगले व्यक्ति ने कह दिया इसे हमको पूरा करना है, और इसीलिए एक दबाव महसूस होता है। और जब मैनेजमेंट शासन करता है तो मैनेजमेंट भी सुखी नहीं होता, हम शासित महसूस करते हैं तो हम भी सुखी नहीं होते। तो जिस तरह से हम लोग परिवार की व्यवस्था की जब बात करते हैं तो परिवार सभा की बात होती है, वैसे ही हम कॉलेज में पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे परिवार सभा में करते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी बैठे आपस में और उस पर विमर्श हो, है ना, चर्चा हो हर एक मुद्दे पे लेके। तो उसमें मैनेजमेंट के लोग भी हो सकते हैं, फैकल्टी हो सकते हैं, स्टाफ हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ उनका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, और लोग बैठ के तो रियल इश्यूज निकल कर आएंगे। समाज की व्यवस्था पे जब चर्चा होती है तो हम लोग इस तरह के मुद्दों पे बात रखते हैं, जैसा हिवड़े बाजार के गांव में भी प्रयोग किया गया और काफी सफल रहा। तो अगर सभी लोग बैठते हैं तो जो रियल जमीनी समस्याएं हैं वो निकल कर सामने आती हैं, और उस पर क्या समाधान हो सकता है। और जब भी कोई व्यक्ति समस्या रखता है हम कह सकते हैं कि यदि आप समस्या रखें तो आप समाधान भी बताइए, और समाधान में अपनी भागीदारी भी बताइए। जब ये अप्रोच लेते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर समस्या बतानी है तो समाधान भी बताए और समाधान में अपनी भागीदारी भी बताए, तो समाधान देना बहुत सहज हो जाता है ना। अन्यथा लगता है कि समाधान देना हमारा काम है, समस्या गिनाना दूसरे व्यक्ति का काम है, और फिर तनातनी चलती है मैनेजमेंट और फैकल्टी और बच्चों के बीच में। क्राइटेरियन 6 में ही है कि एवरेज परसेंटेज ऑफ टीचर्स अंडरगोइंग ऑनलाइन और फेस टू फेस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो उसमें हम एफडीपी को शामिल कर सकते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, इंडक्शन प्रोग्राम्स, रिफ्रेशर कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, काफी स्कोप है इसमें। तो यदि कॉलेज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं यूएचबी में तो इसमें काफी पॉइंट्स मिलेंगे। अभी हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम बच्चों के लिए रन करते हैं, फैकल्टी के लिए भी रन हो सकता है। कोई फैकल्टी आता है तो उसको सबसे पहले कहा जाए कि आप एक वर्कशॉप अटेंड करिए, ताकि यहाँ का जो कल्चर है आपको क्लियर हो। जैसे मैं जहाँ पे हूँ तो जितना मेरे यहाँ अधिकार क्षेत्र में है तो मैं बिल्कुल प्रयास करता हूँ, कोई नया फैकल्टी अगर ज्वाइन करते हैं तो उनसे कहते हैं पहले आप एक वर्कशॉप अटेंड करिए, ताकि हमको आपस में कैसे काम करना है उसको स्पष्ट हो जाए, हम सबके भाव आपस में स्पष्ट रहे। फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं फैकल्टी के लिए। ये भी बात हो रही है कि जो माइनर डिग्री कोर्सेज हैं बच्चे उसको शायद कम ले पाए, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा प्लेसमेंट का और परिवार की आवश्यकताओं का एक दबाव रहता है। बट यदि हम ऐसे माइनर डिग्री कोर्सेज को ऑफर कर पाए फैकल्टी के लिए, बहुत ही उपयोगी रहेगा। फैकल्टी ऐसे भी मूक कोर्सेज कर रही होती है, और कई तरफ से देखें तो एक दबाव भी रहता है कि आप कंटिन्यूस अपने आप में एक लर्निंग को बनाए रखें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात होती है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज लेकर आते हैं या माइनर डिग्री कोर्सेज लेकर आते हैं तो फैकल्टी इसमें एनरोल कर सकती है, और धीरे धीरे एक ऐसा भी दृश्य बन सकता है कि वो लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाए कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, जो इन सारे कोर्सेज को कर चुके हों। तो उनमें एक मैच्योरिटी भी दिखाई देगी, उनके अंदर एक श्रेष्ठता भी दिखाई देगी, ताकि एक टीम बिल्डअप कर पाए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए अपने आप को कमिट कर पाए, है ना? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है।
उसी के कुछ आंकड़े यहाँ देने, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेजर था वो। वैसे मेजर्स इनिशिएटेड बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्विटी, ये क्राइटेरियन 7 में हम लोग आ गए। अब 7 में देखें तो जितने भी क्राइटेरिया सब इससे जुड़े हुए हैं। तो 7.1.1 में जेंडर इक्विटी की बात हो रही है, तो उसमें हम बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं, वीकली सेशंस कर सकते हैं यूएचबी को लेकर, और डिफरेंशिएशन जो होता है जेंडर में, ठीक है ना, या बच्चों में जो इन्फैचुएशन के टेंडेंसीज होते हैं, उन सब पे भी बात हो सकती है, खुल के बात हो सकती है, ताकि बच्चे उससे उभरे। इसमें काफी स्कोप है कंट्रीब्यूट करने का। अल्टरनेट सेकंड क्राइटेरियन देखें जो 7.1.2 है, तो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पे कॉलेज कितना ध्यान दे रहा है। तो इसमें वैकल्पिक ऊर्जा पे काम हो सकता है, बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट्स करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं जिसमें सोलर एनर्जी है, बायोगैस प्लांट है, ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी पे तो फिर भी काम हो रहा है, बायोगैस प्लांट पे कम काम हो रहा है। तो यदि जो ऐसे कुछ वेस्ट मटेरियल है जिससे बायोगैस बनाया जा सकता है, तो उस पर बिल्कुल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, और वो हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। वैसे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या प्रयास हो रहा है, और यदि हम सोलर एनर्जी पर्याप्त पैदा कर सकते हैं तो हम विलिंग टू द ग्रिड कर सकते हैं, यानी जहां से हम बिजली लेते हैं अभी वहां बिजली हम वापस लौटा भी सकते हैं। तो ये भी संभावना है। तो इसमें वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर काम करने की काफी संभावना है। 7.1.3 में देखें तो फैसिलिटी जो इस तरह के वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करे, सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, ई वेस्ट है, वेस्ट का रिसाइकलिंग हो रहा है कि नहीं, हजार्डस केमिकल्स का और रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं। तो यदि हमें प्रकृति की सुरक्षा समझ में आती है, तो हमें फिर एक वैल्यू बेस्ड लिविंग का मॉडल भी दिखाई देता है कि प्रकृति के साथ जुड़कर कैसे इसको इवॉल्व किया जाए। तो हम एक तो कम से कम वेस्ट डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसकी रिसाइकलिंग करेंगे, जहां तक संभव हो सकता है उसको थ्रो थ्रो करने के बजाय, फेंकने के बजाय रीयूज करेंगे, और वेस्ट को कम भी करेंगे, है ना। तो ये काफी संभावना है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर इस पे कोई प्रोग्राम बनाया जाता है और उसके पहले प्रकृति की सुरक्षा को लेकर बात किया जाए, प्रकृति की चार अवस्थाओं में जो अंतर संबंध है उसको लेकर बात किया जाए, और फिर इसकी योजनाएं बनाई जाए, तो फलीभूत होगी। अभी दिखता है कि लोगों को बहुत स्पष्ट नहीं है कि पेड़ पौधे में, पशु पक्षी में क्या अंतर है, ठीक, तो उनसे संबंध भी स्पष्ट नहीं होता। तो जो हम कर रहे हैं उसमें ऐसा लोग मान लेते हैं कि तो वेस्ट होगा ही, ये तहस नहस होंगे ही, अगर मानव विकास करेगा तो पेड़ पौधे कम होंगे ही, पशु पक्षी कम होंगे ही, ठीक है ना। ये फिजिकल ऑर्डर में बहुत सारा वेस्ट निकलेगा ही, और उसे, है ना, ये कलेक्ट भी होंगे, कहीं ना कहीं खराब भी करेंगे। तो अगर हम इन मुद्दों पर ठीक से बात करें सटीकता से, तो फिर इसके लिए योजनाएं और कार्यक्रम बन सकते हैं। वैसे ही वाटर कंजर्वेशन को देखें तो प्रकृति की सुरक्षा के भाव से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो, बोरवेल कैसे और खुदें, ओपन वेल रिचार्जिंग कैसे हो, टैंक्स एंड बंड्स बनाए जाए, वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग हो, वाटर बॉडीज मेंटेन किए जाए, ये भी इसी भाव से हम कर सकते हैं, प्रकृति की सुरक्षा के भाव से। वैसे ही ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव्स, तो साइकिल के प्रयोग को बढ़ाया जाए, पैदल चलने के प्रयोग को बढ़ाया जाए, प्लास्टिक के यूज को कम किया जाए, पेड़ लगाया जाए जगह जगह, तो इसमें भी प्रकृति की सुरक्षा होती है। और हमने अभी तक इस दिशा में कितना प्रयास किया, उसके लिए बहुत सारे ऑडिट के प्लान्स हैं, जैसे ग्रीन ऑडिट है कि ग्रीनरी, यानी हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं और कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, एक कॉलेज कितना इसको इंश्योर कर रहा है, या कितना इसको कर पा रहा है, कि कितना प्रकृति को हरा भरा बना रहा है, ग्रीनरी फैला रहा है, उसकी ऑडिट होती है। एनर्जी ऑडिट होता है, हम कितना कंज्यूम करते हैं, कितना प्रोड्यूस करते हैं। इन्वायरमेंटल ऑडिट होता है, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना पोल्यूशन करते हैं, नहीं करते हैं। और फिर हमारा कैंपस कितना क्लीन एंड ग्रीन है, उस पर भी डिस्कशन होता है। और बियॉन्ड द कैंपस इन्वायरमेंटल प्रमोशनल एक्टिविटीज क्या है, सिर्फ हम कैंपस के अंदर ही पेड़ लगा रहे हैं या बाहर निकल के भी लगा रहे हैं, सफाई सिर्फ कैंपस के अंदर कर रहे हैं या बाहर भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कॉलेज तो हमारा बिल्कुल चमक रहा है और आसपास की नालियां बिल्कुल महक रही हैं, दुर्गंध आ रहा है उनमें से, तो उसके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर वैसे ही आगे देखें तो कैसे हम सहिष्णुता, हार्मनी इंश्योर करें टुवर्ड्स कल्चरल, रीजनल, लिंग्विस्टिक, कम्युनल, सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर डाइवर्सिटीज। तो इसमें यदि हमको न्याय समझ में आता है, तो हम उस न्याय की समझ के साथ आपस में संबंध का निर्वाह बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और एक वैल्यू बेस्ड संस्कृति और सभ्यता का विकास कर सकते हैं। ऐसे सेशंस कर सकते हैं, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, तो क्यों ना ऐसी एक्टिविटीज हो जिससे हार्मनी इंश्योर हो, जिससे डिफरेंशिएशन कम हो, जिससे डाइवर्सिटी तो बहुत है ना, बच्चे जो आते हैं उनके बीच का मेलजोल बढ़े। कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, उसको निकनेम दे देते हैं बच्चे, साउथ से आ रहा है निकनेम दे दे रहे हैं, अगर नॉर्थ की देखें, नॉर्थ से कोई बच्चा साउथ में जा रहा है उसको निकनेम दे देते हैं। तो
कैसे ऐसे इनिशिएटिव्स लें ताकि ये हार्मनी बढ़े। वैसे ही एम्प्लॉयज इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स के बीच में इंस्टीट्यूशन के ऑब्लिगेशंस क्या हैं, वैल्यूज के प्रति, राइट्स के प्रति ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सिटीजन्स की, इनके प्रति अवेयरनेस हो। तो यदि हम मानव लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में अगर न्याय व्यवस्था को देखें और उसके आधार पर संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो ये स्वतः पूरे होते हैं। फिर कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात है, तो अभी जो कोड ऑफ कंडक्ट बनते हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव बनते हैं, नियम के रूप में बनते हैं, उसमें दंड लिखे होते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये दंड मिलेगा। इसके बजाय उसको हम ऐसा बना सकते हैं कि क्या करना हमको सहज रूप से स्वीकार है, हमको कैसा जीना स्वीकार है कैंपस में बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, है ना। तो आप इसके लिए दंड तो नहीं दे सकते कि कोई सम्मान अगर नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा, परंतु सम्मान के भाव को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए क्या हम कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं, कैसे म्यूचुअल ट्रस्ट हो, कैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, अफेक्शन डेवलप हो, तो एक वैल्यू बेस्ड लिविंग इंश्योर होगा कैंपस के अंदर। तो इतनी बात थी 7.1 में। 7.1.11 भी है, उसको यहाँ पे नहीं रखा, परंतु उसमें दरअसल जितने भी पर्व त्योहार है उसको मनाने की बात है, उसको भी जोड़ सकते हैं साथ में। अगर 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखें तो ये 7.2 में आता है कि कोई 2 बेस्ट प्रैक्टिस आप बताइए जो आप कर पा रहे हैं। तो अगर हम पूरे तरह से इस चीज को महत्व दे पाते हैं, मानव लक्ष्य को निश्चित कर पाते हैं, तो हम उसके अर्थ में बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस इवॉल्व कर सकते हैं। जैसे बात हुई पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, वो हो सकता है। यूएचवी की एक्टिविटीज हम बता सकते हैं कि ये ना हमारे बेस्ट प्रैक्टिस है। वैसे ही बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप का भाव डेवलप करना संबंध के भाव के साथ, मैनेजमेंट करना संबंध के भाव के साथ, ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हो सकते हैं। इसमें ये बताना होता है कोई ऐसी चीज जो बाकी कॉलेजेस के लिए एक मार्गदर्शक बने, ऐसी कोई अच्छी बात बताइए, अपने समाज के लिए कुछ किया, बच्चों के विकास के लिए कुछ किया, कोई नई प्रैक्टिस इवॉल्व की, है ना। तो इस तरह की चीजों को बताना होता है जिसमें 30 मार्क्स है। अगर हम इसको ठीक से सोचें तो ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस इवॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली देखें तो 7.3.1 में ये बताते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन का कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो डिस्टिंक्टिव हो, 1000 शब्दों में लिखना है इसको, जो कोई और संस्थान न कर रहा हो। तो एकेटीयू में जैसा मैंने भी बताया कि हम लोगों ने ये बात रखी कि पिछले 12 वर्षों से, 13 वर्षों से अनवरत इस पे काम हो रहा है और सफलतापूर्वक हो रहा है। तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर बन सकता है। वैसे ही कोई यूनिवर्सिटी माइनर डिग्री को इंक्लूड करते हैं तो उसको भी रख सकते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर के रूप में जो ह्यूमन वैल्यू बेस्ड हो। तो कुल मिलाकर देखें तो काफी स्कोप है। 1000 टोटल पॉइंट्स होते हैं, उसमें अगर देखें तो इस तरह से 178 पॉइंट्स तो शामिल हो सकते हैं, है ना, इतना स्कोप तो है ही। अब इसमें कुछ चीजें हम पॉसिबली मेंशन कर सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में। हाँ, अजय जी ने कहा है व्हीकल शेयरिंग ऑल्सो, बिल्कुल ये भी हो सकता है व्हीकल शेयरिंग हो। तो किस तरह की चीजें हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे ये ऐसा यूनिवर्सिटी मेंशन कर सकता है कि वो इंडक्शन प्रोग्राम को रेगुलरली कंडक्ट करता है, ये हम क्राइटेरियन 7 में भी कर सकते हैं और पहले के जो सब हेड्स बताया उसमें भी कर सकते हैं, सारे नए बच्चों के लिए। इसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे और इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बात होती है। इसमें आपस में हार्मनी के साथ कैसे जिए, टॉलरेंस कैसे प्रमोट हो, उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं, इसमें हम अनवरत कंसिस्टेंटली निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। फिर सेकेंड ईयर में कोर्स रन कर रहे हैं, इसकी बात हो सकती है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। और जो इलेक्टिव कोर्सेज है 3rd एंड 4th ईयर के लिए, उसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं, जिसमें कुछ इलेक्टिव कोर्सेज हैं, जैसे यूएचवी 3 को देखें तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग नेचर एंड एग्जिस्टेंस कॉम्प्रिहेंसिवली, ये एक कोर्स है। फिर अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज रिलेशनशिप इन सोसाइटी, यूएचवी 4 है ये। और विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी, इनफैक्ट ये बेसिकली एक ही कोर्स है, ये 2 बार लिख गया इसको, पहले इस नाम से था, अब ये विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी नाम से हो गया है। फिर यूएचवी 5 के रूप में ये 3 अल्टरनेटिव्स हैं, 3 इलेक्टिव्स के रूप में है। तो ह्यूमन वैल्यूज इन सांख्य योग एंड वेदांत दर्शन, ह्यूमन वैल्यूज इन बौद्ध एंड जैन दर्शन, ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन, और अभी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जो बाकी भी प्रयास हुए हैं समाज में व्यवस्था के लिए, उनके लिए कोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं। ह्यूमन वैल्यूज को हेल्थ के साथ जोड़ते हुए कोर्स डेवलप हो रहा है, ऐसे भी इलेक्टिव्स ऑफर कर सकते हैं। अब इसके साथ बच्चों में क्या आउटकम दिखाई दे सकते हैं, तो जनरली हम लोग जब कोर्सेज ऑफर करते हैं तो बच्चों के साथ आखिर में एक फीडबैक लेते हैं, और ये फीडबैक काफी स्पष्ट रूप से लगभग हर बैच में निकल कर आता है। तो यहाँ पे रखा है, ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स है जिसको हम लोग
शेयर कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स कोर्स पे पढ़ने के आधार पर बच्चों के अंदर सुविधा की आवश्यकता की बेहतर समझ बनी, ठीक है ना। उनको शिक्षा का लक्ष्य स्पष्ट हुआ। तो ऐसा नहीं कि सिंपली जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए, पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। तो उनको टीचर के साथ संबंध भी दिखाई देता है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग भी, उपयोग भी दिखाई देता है। तो उनका अटेंटिवनेस बढ़ता है। अगर स्वयं में समाधानित होते हैं, विचारों में शांति होती है, तो ठीक से क्लास अटेंड कर पाते हैं, इंटरेस्ट ले पाते हैं। उनको ये दिखता है कि अल्टीमेटली जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें मूल चाहना तो सुख की है। तो सुख का अर्थ भी उनको ज्यादा स्पष्ट होता है ना। ये भी दिखता है कि अल्टीमेटली सुख तो व्यवस्था में जीना है, हार्मनी में जीना है। कोई भी दिखता है कि वैल्यूज को पढ़ाया भी जा सकता है, जिया भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं सिर्फ किताबी बातें। जब हम संबंध की बात करते हैं तो बिल्कुल बच्चों को दिखता है कि हाँ, इससे मेरे संबंध बेहतर हो सकते हैं, अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, टीचर्स के साथ, समाज के लोगों के साथ। बच्चों को ये भी दिखता है कि परिवार में जो समस्या वो फेस कर रहे हैं, वो सुविधा के अभाव में कम बल्कि संबंध के अभाव में ज्यादा है। तो जहां उनकी प्रायोरिटी प्लेसमेंट, पैकेज, पैसे पे रहती है, वहां से शिफ्ट हो सकती है। जब सोचेंगे कैसे अपने माँ पिता के साथ रहते हुए उनको सुखी रखने का प्रयास करें, न कि पैकेज के लिए हम छोड़ के कहीं और निकल जाए और उनके बारे में धीरे धीरे भूल ही जाए, है ना? फिर अपने आप में देखें तो कल्पनाशीलता में इस तरह का जो डाउट होता है दूसरे के ऊपर, एंगर, ग्रीड, जेलसी, इरिटेशन, जो निगेटिव फीलिंग्स होती है, निगेटिव इमोशंस होते हैं, ये कम हो जाते हैं। स्वास्थ्य के प्रति बच्चे सजग और जागरूक हो जाते हैं। बच्चों को ये भी दिखता है कि यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ अगर इन मुद्दों पे बात हो तो उसका भी एक इम्पैक्ट निकल कर आता है ना। और ये बच्चों को स्कूल से कॉलेज की ओर ट्रांजिशन करने में हेल्प करता है। बच्चे जब माँ बाप के साथ रह रहे थे तो वो उनका पूरा ध्यान रखे थे। अब बच्चों को स्वयं से अपना सारा ध्यान रखना है, तो कैसे स्वानुशासन में जी सकते हैं एक अलग वातावरण में आकर, उस पर ध्यान जाता है। बच्चों के अंदर जहां पहले एक लर्निंग बाय रोट या किताब पढ़कर कोई चीज मान लेना, इसकी प्रवृत्ति रहती थी, उसके बजाय एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग में सहयोग करता है। और साथ ही फिर दिखाई देगा कि जो इस तरह के कोर्सेज हैं, इस तरह के इनपुट्स हैं, बच्चों को उससे संबंध समझ में आता है। और इस तरह से बच्चे ज्यादा अच्छा संबंध पूर्वक जीने का प्रयास करते हैं, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, शिक्षकों के साथ। और सोशली यूजफुल प्रोजेक्ट्स के लिए भी उनका इंटरेस्ट बन जाता है कि कैसे, है ना, अच्छे प्रोजेक्ट चुन सकते हैं जो सोशली यूजफुल हो, नेचर के लिए यूजफुल हो। जूनियर्स को भी वो उसमें मॉनिटर कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। इस तरह की सारी संभावनाएं हैं। तो मेरी तरफ से इतनी बात थी। कुछ हैंड्स रेज थे, मैं प्रश्न लेता हूँ अगर समय हो तो। हाँ भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते। ये जो भैया का जो जो प्रावधान है, ये तो पूरे देश के लिए है ना? जी जी। अच्छा, बस यही भैया जानकारी लेनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देश के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे बहुत वो अच्छा, एआईसीटी के तहत हो या यूजीसी के तहत या मेडिकल कॉलेजेस हो। जी, मेडिकल बहुत अच्छा, काउंसिल के बहुत तहत। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। और भैया बट इसका एक इंडिकेटर ऐसा कैसे हम इजाद कर सकते हैं, जैसे हम ये भी पता करें कि जैसे आर्या की, इसकी भी मैंने बात की थी कि आप ये क्यों बोलते हो कि लोगों ने कितने रुपए का स्टार्टअप शुरू किया और कितने पैसे कमाया है उसको डालेंगे और फिर आपको उतने मार्क्स देंगे। आप ये क्यों नहीं करते कि वो खुशी खुशी अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है और बहुत आनंदित रह रहा है। तो इस तरह की चीजों को स्केलिंग पे लाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं क्या भैया? मतलब हम तो प्रमोट भी करना जरूरी है ना, हमने इतना काम किया और हमारे बच्चे इतने खुश हैं और हमने पढ़ाया है तो हमारा आउटपुट ये इतना 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 अच्छा दिख रहा है। तो इसको भैया मुझे तो ज्यादा नैक का पता नहीं है कि इसको किस पैरामीटर में हम ये कर सकते हैं। हमने ये इतना प्रोग्राम किया, इतने बच्चों ने अटेंड किया, बच्चे भी मे बी दे आर नॉट प्लेस वेरी वेल बट दे आर हैप्पी। तो ऐसा कुछ पैरामीटर या ऐसा कुछ क्या हम इस मामले में कुछ भैया क्या कुछ बोल सकेंगे आप? जी देखिए, उसमें भी देखें, नैक में से प्रोविजन तो है कि हम एलुमनाई का फीडबैक लेते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि जो टीम आती है इवैल्यूएट करने के लिए, वो बच्चों से सीधा सीधा इंटरेक्ट करती है, एलुमनाई से सीधा सीधा इंटरेक्ट करती है। तो वहां पे तो ये बात निकल के आ सकती है कि बच्चे कितने संतुष्ट हैं, खुश हैं, सुखी हैं, है ना, हमारे द्वारा दिए गए प्रयासों के आधार पर। और साथ में उनकी एक बाध्यता भी है कि अगर वो पैकेजेस वगैरह को ना रखें अपने क्राइटेरिया में, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कॉलेजेस बच्चों से लिखवा लें कि हम खुश हैं, हम सुखी हैं इस पूरे प्रयास से, और उसके कोई बहुत सीधा सीधा आकलन नहीं हो पाएगा। जी भैया।
ये तो है, ये तो ठीक है। मतलब हम वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, तब बच्चों को वो बोलते भी है, और वो बताने की जरूरत ही नहीं। इस तरह की प्रोग्राम करेंगे तो बच्चे उसका उस तरह से रिफ्लेक्शन देंगे। ये भी बात सही है भैया। जी जी। तो थोड़ी सी बाध्यता भी होती है दूसरी तरफ से, बट जितना प्रोविजन है अगर हम उसको भी ठीक से देखें तो बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा आएगा अगर हम इस तरह के कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव एफर्ट्स लेके चलते हैं। जी जी, वो तो नेचुरली आएगा। मतलब उसको कुछ बताने की और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भैया, हाँ। बिल्कुल। जी 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 भैया, बढ़िया, ठीक है भैया। जी बढ़िया भैया। भैया यहाँ पे आपने इंक्लूजन ऑफ यूएचवी 2 कोर्स इन करिकुलम म्हटलंय ना? हाँ हाँ हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा एक क्लियर करना चाहता हूँ कि मैट्रिक वाइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपी दी हुई नैक की तरफ से, तो उसमें एक पॉइंट क्लियर लिखा हुआ है कि अवॉइड प्रोग्राम्स कंडक्टेड अंडर रेगुलर यूनिवर्सिटी करिकुलम। अगर यूएचवी 2 का जो हमारा सिलेबस है वो अगर यूनिवर्सिटी के इसमें अगर करिकुलम में है तो वो ये वैल्यू एडेड प्रोग्राम में नहीं ले सकते। हाँ भैया, इसलिए देखिए तो जो इंक्लूजन ऑफ यूएचवी 2 है उसको वैल्यू एडेड कोर्सेज में नहीं लिखा है, वो तो हमारा रेगुलर कोर्स होगा। हाँ हाँ वैल्यू एडेड में इसके एडिशनल आपको इनपुट्स देने हैं। जी। तो वही देखें, अगर 2 नंबर पे देखें जहाँ वैल्यू एडेड कोर्सेज की बात हुई है तो वहाँ पे हमने यूएचवी 2 कोर्स को नहीं मेंशन किया है। वन ठीक है ना? पॉइंट सीरियल नंबर 1 में ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए पूछा मैंने। हाँ, तो वहाँ पे वैल्यू एडेड नहीं है, वैल्यू एडेड जो है वो सेकंड पॉइंट है। ओके ओके ठीक है, तो ऊपर वो ले सकते हैं हम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करिकुलम में तो लेना ही है। अगर आप देखें तो वहाँ लिखा है अपलोड द लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्सेज व्हिच एड्रेस ऑल दीज इश्यूज जेंडर, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स इनटू द करिकुलम। कोर करिकुलम की बात हो रही है। ओके बढ़िया भैया। जी भैया। प्रणाम भैया। भैया यदि यूनिवर्सिटी में यूएचवी 1 का कोर्स करिकुलम है तो उसको तो हम वैल्यू एडेड में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यदि हम जी अपने कॉलेज में यूएचवी 2 और 3 के कंटेंट पे इसको कोर्स डिजाइन करके कराया जाए तो इसमें परिमार्जन भी होगा कॉलेज के लोगों का, और उसको वैल्यू एडेड में इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसा ठीक है भैया? भैया, अगर आपने माइनर डिग्री को इनकॉर्पोरेट कर लिया है तब तो यूएचवी 2 3 आदि कोर्सेज को रखना उचित नहीं होगा। वैल्यू एडेड वो कोर्सेज होते हैं जो रेगुलर करिकुलम में नहीं है और जो जनरली ऑफ आवर्स में ऑफर किए जाते हैं, जैसे इवनिंग आवर्स में, मॉर्निंग आवर्स में, या छुट्टी के दिनों में आपने ऑफर किया। कैसे वैल्यू एडिशन करें बच्चों में, तो उसमें हम ऐसे कोर्सेज जिससे बच्चों की समझ बने, बच्चों का व्यवहार का अभ्यास हो, बच्चों का कार्य का अभ्यास हो, बच्चे समाज के प्रति जागरूक हों, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, ऐसे कोर्सेज हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो माइनर डिग्री के कोर्सेज हैं या जो रेगुलर करिकुलम है उसको न रखकर हम एडिशनल कोर्सेज वहाँ प्लान कर सकते हैं। उसका काफी स्कोप है। जी, बढ़िया बढ़िया, इसमें ठीक भैया, क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे परंतु बच्चों को सर्टिफिकेट हम दे सकते हैं और कम से कम 30 घंटों का इनपुट दे सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यूएचवी 2 का तो रेगुलर कोर्स चल रहा है, उसके साथ हमने एडिशनल क्लैरिफिकेशन के लिए बच्चों के साथ शाम को वर्कशॉप किया और सर्टिफिकेट दिया, क्वाइट पॉसिबल, वो हम लोग कर सकते हैं। जी, बढ़िया, ठीक। जैसे थैंक यू। संबंध को लेकर हम कोर्स बना सकते हैं। बच्चे पढ़ तो लेते हैं ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, बट क्लैरिटी नहीं होती क्योंकि क्लासरूम में उतना स्कोप नहीं है एक्सप्लोर करने का, डिस्कस करने का, शेयर करने का। और ऐसे इवनिंग आवर्स में हम कुछ वैल्यू एडेड इनपुट्स देकर उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये क्वाइट पॉसिबल है भैया, बिल्कुल पॉसिबल है। थैंक यू भैया, थैंक यू। जी बढ़िया भैया।